हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का सीरीज स्टार्ट किए थे और इसमें क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वो दोनों सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सीरीज़ का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है उसका सीरीज़ का जो है वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से आप लोग को पूरी चीज़ें बता देते हैं। अगर कोई आप बच्चे नए हैं तो उन्हें ताकि पता चल जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 30 नंबर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये जो सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 3 टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप लोग पहले से बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसमें से बनाना केवल 6 क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह से 3 मार्क्स में भी क्या है कि आपका 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसमें से बनाना केवल 6 है। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन बनाना है। और इसी तरह से जो हमारी टीम है वो पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर चुकी है। आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का भी ख़त्म हो गया। साथ ही साथ ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का भी क्या है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। धीरे धीरे आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो सारा जो ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी वीडियो को जो है उसी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्टिव था उसमें हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है दोनों को अपलोड कर दिए हैं। अब जाकर हम इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाकर आप चेक कीजिएगा, आपको सब्जेक्टिव का सारा वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी सारा वीडियो मिल जाएगा जो हम लोगों ने इस सीरीज में स्टार्ट किया था। इस चीज़ का कन्फर्मेशन रखिएगा कि यहाँ जितनी भी चीज़ें कराया जाएगा इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज क्या करने वाले वो बताते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है SR Academy 2M। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं। और सब्जेक्टिव में जो स्टार्ट करेंगे ये आपका सेट 1 है। ये लघु उत्तरीय यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय नहीं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। आप इसमें अति कर लीजिएगा। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या है कि आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आज से स्टार्ट हो रहा है और आने वाले जल्दी ही 2-4 दिनों में आप लोग का ये सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट पर कमेंट कीजिएगा उस सब्जेक्ट पर हम लोग जो है काम करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना आप लोग के लिए 2025 में जो भी सवाल आने वाले उन सभी चीज़ों की तैयारी करवा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का 2 मार्क्स का पहला सेट। ठीक है, पहला सवाल पे आते हैं। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। एक बार बता देना चाहते हैं, जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसे आप लोग शॉर्ट वर्ड में लिखिएगा। हम यहाँ पे लॉन्ग आंसर लिखे हैं, आपको केवल शॉर्ट वर्ड में लिखना है, थोड़ा ज़्यादा जानकारी के लिए आपको दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। जिन बच्चों को क्लास में बताए थे उन सभी चीज़ों को बताए थे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए आंसर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले पाकिस्तान के जो प्रांत है, पंजाब प्रांत है, वहाँ के एक शहर है जिसका नाम है साहिलवाल शहर, वहाँ पर स्थित हड़प्पा नामक गांव से इसकी खोज की गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो हड़प्पा नामक स्थान से किया गया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब आते हैं तो इसकी जो खोज है वो दयाराम सहानी ने किया था 1921 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि 1921 में दयाराम सहानी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये रावी नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, तो आशा ये पहला सवाल समझ में आया होगा। आपको शॉर्ट वर्ड में लिखना है, यहाँ पे लॉन्ग कर दिए हैं। पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है।
तो आप इसका सीधा आंसर लिखिएगा, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। इसकी खोज दयाराम सहानी ने 1921 में किया था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका शॉर्ट वर्ड में आप लिखोगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका पूरा आंसर देखिएगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में तो आपको 2 नंबर मिलेगा नहीं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वे, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ASI, के जो पहले महानिदेशक थे जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर कनिंघम, को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उन्होंने दिसंबर 1861 में पहला पुरातत्विक की खोज किया था, सर्वे किया था, इसलिए उन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसमें देखिए 2 सवाल है, पूछा जाता है कि अशोक का अभिलेख कब और किसने पढ़ा था। तो आंसर देखिए आप लिखे हैं 1837 में जेम्स प्रिंसेप्स के द्वारा जो है इनका जो अभिलेख है उन्हें पढ़ा गया था। और उनका जो अभिलेख था वो किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अशोक का जो अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंसर देखिएगा, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, यानी पहाड़ों का जो है चोटी है। ये भोपाल से करीबन 46 किलोमीटर के पूर्व भाग में और बेशनगढ़ और विदिशा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो है बौद्ध परिषद संगठन या बौद्ध परिषद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में है इब्न बतूता कहाँ से आया था? मतलब कहाँ से आया था कहने का मतलब है कहाँ से भारत आया था। ठीक है। तो आंसर देखिएगा, मोरक्को जगह का नाम है, मोरक्को जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, मोरक्को से वो भारत आए थे। आंसर देखिए, मोरक्को इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। कभी कभी 2 सवाल पूछता है कि इब्न बतूता जो है वो कहाँ से और किनके शासनकाल में आया था। तो ये मोरक्को से आए थे जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, और वो उस समय भारत आए थे जिस समय भारत में जो शासन था वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। ये एक मुस्लिम यात्री थे। ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया है कि मोरक्को से भारत आए थे। इसमें 2 सवाल बन सकता है, आप लोग अलग से लिख लीजिएगा कि इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से भारत आए थे जिस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो इसका आंसर साफ साफ शब्दों में क्या है कि सिंधु और कान्हू जो है इनके प्रमुख नायक थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे कि चांद और भैरव नाम के 2 भाई थे, इन्होंने भी संथाल विद्रोह का विरोध किया था। साथ ही साथ जो है फूलो और झानो नाम की जो 2 बहनें थी उन्होंने भी इसका विरोध किया था। लेकिन नायक जो है वो सिंधु और कान्हू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। असहयोग होगा, सहयोग नहीं। असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने और कब किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन को। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, यह अध्ययन था, और इसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की? देखिए इसका आंसर हम थोड़ा बड़ा लिखे हैं, आप इसे शॉर्ट वर्ड में लिखिएगा, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। जैसे इसका अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर यही तक होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। कब किया था? 427 ईस्वी के आसपास किया था। तो ये आंसर तो यहीं पे इसका खत्म हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ पर यानी जिस परिसर पर शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ रहते थे। और ये जो विश्वविद्यालय है भारतीय को संरक्षण करता है, भारत के जीवन को संरक्षित करता है। इसमें क्या था कि 300 कमरे थे, 7 बड़ा कक्षा था अध्ययन के लिए, 9 मंजिला पुस्तकों का, सोचिए 9 मंजिला जैसा बिल्डिंग था जहां पुस्तक रखा हुआ था, और 90 लाख से अधिक पुस्तकें वहां पे मौजूद थी। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी पुस्तकें रखी हुई थी, उससे कितने कमरे थे, कितना कक्षाएं थे, कितना मंजिले पुस्तकालय था। तो आप यहाँ से उसका आंसर दे सकते हो। आगे क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है कि गौपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गौपुरम जो है द्वार का प्रवेश द्वार होता है, मैंने बड़ा बड़ा जो मंदिर होता है उनका प्रवेश द्वार होता है। आंसर देखिएगा, गौपुरम जिसे गौपुरा भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत जैसे कि राज्यों में, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, या कर्नाटक हो गया, या तो तमिलनाडु हो गया, या तेलंगाना हो गया,
तो इनके क्षेत्रों में या यहाँ के साथ साथ श्रीलंका में भी जो हिंदू मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार जो होता है उसका ऊपर में शिवालिक टाइप का बनाया जाता है, जिसी को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। आयंगर व्यवस्था क्या है, आंसर देखते हैं। आयंगर व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य में ग्राम संगठन यानी ग्राम संगठन का एक अहम विशेषता थी। यह व्यवस्था के तहत क्या होता था कि ग्राम प्रशासन के लिए हर गांव में एक अलग अलग इकाई और तौर पर गठित किया जाता था और इसमें 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कर वसूलने का कार्य सौंपा जाता था, जिसे आयंगर कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अकबर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? इसमें तो केवल पूछता है तो जन्म पूछता है, हम दोनों लिखवा दिए, जन्म कहाँ और कब हुआ था, मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। आंसर है कि अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। और उनकी जो मृत्यु है वो 25 अक्टूबर 1605 में हुआ था, आगरा में हुआ था और आगरा के भारत में हुआ था। और ये जो है मुगल सम्राट में सबसे महान थे। ठीक है, अकबर का नाम महानतम सम्राटों में से आती है, मुगल सम्राट में से। ठीक है, तो जन्म मृत्यु और स्थान पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो के साथ बने रहिए। जैसा भी अगर आपको लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इससे क्या है कि हमारी टीम को थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आप लोगों का कमेंट को रिव्यू करते हैं। और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को अगला वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर चाहिए। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों का नाम बताना। देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे लिख दिए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से क्या है कुल मिलाकर हम 10 व्यक्तियों का नाम लिखे हैं। आप इसमें से कोई भी 4 या 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। डांडी किस स्थान पर स्थित है? डांडी जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। ठीक है, सॉरी नवसारी जिला नहीं, नवसारी जिले के एक गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर देखते हैं। लोथल जो है गुजरात का एक बंदरगाह है जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। और ये जो भोगवा नदी है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, यानी उसका जो सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख समिति के प्रमुख नहीं होगा, प्रारूप होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भारत के संविधान के जनक का नाम से जाना जाता है, यानी कि उन्हें जो है भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। और वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि उन्होंने करीबन 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन के कौन से स्रोत है? यहाँ पे कौन होगा ठीक कर लीजिएगा, यानी प्राचीन भारत का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं? इसका 2 स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक है, शॉर्ट में इसलिए इसका डिफाइन नहीं करवाए हैं, अगर बड़ा आंसर होता तो इसका डिफाइन करवाते हैं। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के कौन से, यहाँ पे देखिए कौन हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, कौन होगा। भारत से कौन से 2 प्रांत हैं जहाँ पर 1947 में भारत या पाकिस्तान के बीच बात गई थी? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलती हो रहा है, बीच बात नहीं होगा, बांटा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, बांटा गया था। तो आंसर देखिएगा 14 या 15 अगस्त का समय था, यानी दिन था 1947 को। भारत के विभाजन का समय में जो ब्रिटेन भारत है उन्होंने 2 प्रांतों में बांटा था, जिसमें से बंगाल और पंजाब 2 प्रांतों में बांट दिया गया था जब भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सगुण भक्ति का क्या मतलब होता है? देखिए 2 चीज़ें पूछा जाता है, सगुण और निर्गुण भक्ति। आंसर देखते हैं। सगुण भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर को अपने गुणों और रूपों के साथ पूजना, यानी कि उनका गुण और रूप के साथ उनकी जो पूजा की जाती है उन्हें सगुण भक्ति कहते हैं। यानी कि जब भगवान को देखेंगे तभी पूजा होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सगुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर को व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है, यानी उसकी सुंदरता, उनका गुण, दया, प्रेम, भाव, शक्ति, इस सब को देखकर हम लोग करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि हम लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, जैसा कोई आकार है, उनके गुण के आधार पर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। 19 में है कि पहाड़ियाँ कौन होता है? तो पहाड़ियाँ जो है वो खटिक जनजाति
के लोग थे, यानी उनका खटिक जनजाति का एक लोग है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में रहते हैं। ये लोग क्या है कि राजमहल पहाड़ियों के मूल निवासी है, जिन्हें आज झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये लोग जो भाषा बोलते हैं जिसका नाम क्या था, लोग माल्टो, ये जो है द्रविड़ भाषा है, इसका उच्चारण वो लोग करते थे। अगला सवाल पर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है। देखिए त्रिमूर्ति के नाम से किनको जानते हैं, लाला लाजपत राय, एक है बाल गंगाधर तिलक और है बिपिन चंद्र पाल, जिसे जो है हम लोग त्रिमूर्ति कहते हैं। या तो त्रिमूर्ति, या तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लाल, बाल और पाल, ये 3 शब्दों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, लाल और यहाँ पे बाल है, यानी कि लाल मतलब है लाला राजपत, और यहाँ पे बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये याद जरूर रख लीजिएगा। अगला सवाल पे आते हैं, सिपाही विद्रोह से जुड़े 2 प्रमुख महिलाओं का नाम बताना है, यानी महिलाओं ने नेतृत्व किया था उन महिलाओं का नाम। तो बहुत सारी महिलाओं ने इसका नेतृत्व किया था, हम यहाँ पे बहुत सा नाम लिखे, आप लिख सकते हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, बेगम हजरत महल है, बेगम जीनत महल है, और भी बहुत सारे महिलाएं थी जिन्होंने सिपाही विद्रोह का साथ दिया था। ठीक है, अगला और आज का लास्ट सवाल पर आते हैं, ये आप लोग का आज का अंतिम सवाल है। इसके बाद जो है हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी। आंसर देखिएगा, भारत में पहली जो रेलवे लाइन है वो 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी, और ये मुंबई यानी कि मुंबई जिसे कहते हैं पोरबंदर से, है ना, मुंबई के पोरबंदर से ठाणे तक जो स्थान है वहां तक बिछाई गई थी। कभी कोई सवाल पूछता है कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, और साथ ही साथ कितना किलोमीटर तक चला था। तो ये जो लाइन है वो 34 किलोमीटर तक चला था, और इसकी जो यात्रा थी वो उसमें 400 लोगों ने पहली बार इसमें यात्रा किया था, यानी पहली बार ऐसा ट्रेन था जो 34 किलोमीटर तक चला था भारत में, और 400 लोगों ने यात्रा किया था। और ये जो यात्रा हुआ था दोपहर 3 बजे से चलना शुरू किया था, 35 मिनट में ये जो मुंबई से निकली थी, और 4:45 में ठाणे पहुंच गई थी। और इसी दिन को जो है रेल परिवहन के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि रेल परिवहन दिवस के रूप में जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन 22 क्वेश्चन पढ़े हैं, ये आप लोगों को सारा सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जितना सवाल डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे, साथ ही साथ 2 नंबर यानी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का ऑल जितना भी सवाल हो वो सभी जो है आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।